हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री और क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग क्लास सेकंड जो हमारी थी उसमें हमने पहले देखे थे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल्स। और हमारी ये क्लास 3rd है इस चैप्टर की, तो इसमें हम लोग देखेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स जो कि आपके पेज नंबर 38 पर दिए हुए हैं। ठीक है, पेज नंबर 38 मैं बता देता हूँ आपको। आप देखिएगा एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 38 पर। तो आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है कि निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ आपको दे रखा है और कह रहा है कि प्रत्येक की मोलरता ज्ञात करो। तो जैसे का वाले की हम बात करें तो का वाले में आपको दिया गया है 30 ग्राम कामा NO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O और 4.3 लीटर। कहता है कि मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मोलरता का मतलब क्या है, हमको मोलरता निकालनी है। ठीक है, तो मोलरता का सूत्र पहले समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम मोलरता का फॉर्मूला लिख देते हैं। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये फार्मूला होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि हमें विलेय के मोलों की संख्या इसमें नहीं पता है। तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखो विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ये आपने बहुत याद किया होगा। ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो बात ये आती है कि विलेय का भार कितना है, तो 30 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख देंगे विलेय का भार 30 ग्राम। ठीक, अपॉन में ये हमारा जो अणुसूत्र दिया है इसका अणुभार हम निकालेंगे। तो ये जो अणुसूत्र है इसका अणुभार अगर हम यहाँ पर निकालें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। CO पहले मैं लिख देता हूँ, CONO3 का होल ट्वाइस। इधर निकाल दो किनारे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर घिच-पिच हो जाएगा एक ही पास में। इधर मैं कर देता हूँ। ठीक, देखो यहाँ पे करेंगे जैसे कि CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O। ठीक, तो पहली बात तो ये कि ये है क्या, क्योंकि इसका नाम भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो नाम है वो हम रख सकते हैं कोबाल्टेज। इसको कह सकते हैं नाइट्रेट। ठीक है, देखो ये कोबाल्टेज नहीं होगा, ये कोबाल्टोज हो जाएगा। कोबाल्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा कोबाल्टोज नाइट्रेट और ये 6 है ना, तो इसको बोलेंगे हेक्साहाइड्राइड। ठीक है, क्योंकि जब 6 जल के अणु लगे हों तो उसे हेक्सा बोला जाता है। 6 नंबर पर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, तो हेक्स हो जाएगा, तो आ जाएगा हेक्साहाइड्रेट। ठीक, हेक्साहाइड्रेट। तो ये हमारा इसका नाम है और हम अभी इसका अणुभार निकालेंगे। तो नाम तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोबाल्ट का कितना होता है। वैसे कोबाल्ट का जो है जो परमाणु भार होता है वो 58.7 होता है। कितना होता है, 58.7। बट आप चाहें तो इसे 59 भी लिख सकते हैं या 58 भी लिख सकते हैं, वो आस पास आंसर आपका आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें, बात करें कि जो है
हमारा जो ये है नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का आपका होता है 28। कितना होता है 28? कैसे हो जाएगा, देखो होता तो 14 है, कितना होता है 14, ठीक। अगर हम नाइट्रोजन के परमाणु भार की बात करें तो वो हमारा कितना होता है 14 होता है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 है, बाहर कितना 2, तो 2 से गुणा हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, प्लस उसके बाद में यहाँ देखो कितना 16, और 16 का 3 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 का 2 से गुणा करेंगे तो 96 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 96 और प्लस 6 इंटू यहाँ पर क्या है H2O है, तो H2O का कितना होता है 18 होता है, तो यहाँ से क्या करेंगे 18 छक्का 108, ठीक। अब इन सबको हमें क्या करना है ऐड कर लेना है, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से 108 लिखना है, ऊपर में लिखता हूँ 108 96 28 और 58.7, तो ये आ जाएगा 8 का 8 8 दूनी 16 अतिरिक्त 24, और 24 में 6 जोड़ो तो 30 हो जाएगा, 30 का 0 यहाँ पर आ गया 7, ठीक है। अब आपके पास में इतना आ गया। अब यहाँ पर देखो 9 5 14 और 14 2 16, 16 में एक नहीं 16 में जोड़ेंगे 2, ठीक है, 2 भी नहीं 30, क्योंकि यहाँ पर 30 आया था ना, हाँ 30 आया था, तो हासिल 3 हो गया, ठीक है। तो 16 3 19, 19 के 9 हासिल फिर से आ गया 1, तो यहाँ से 290.7 आ गया। तो आपको ये पता चल गया कि इसका जो है 290.7 है, 290.7, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो इतना काम हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं 290.7, तो 0.7 लिखेंगे तो आपका उतना ही लंबा हो जाएगा सवाल, तो इसे लगभग 291 कर देते हैं। कितना कर देते हैं 291, और जब भाग करेंगे तो ये मिलेगा हमको 0.103, क्या मिलेगा 0.103। अब यहाँ से हम निकाल देते हैं मोलरता, ठीक। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या हमारे पास आ गई है 0.103, ठीक, बटे क्या होता है विलयन का आयतन लीटर में, तो विलयन का आयतन हमको दिया है लीटर में 4.3। अब ये ठीक, तो इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, जब नीचे से हटाएंगे ऊपर से हटाएंगे तो ऊपर 1 2 3 और नीचे 1 ही, तो 0 कहाँ पढ़ेंगे नीचे बढ़ेंगे, ठीक है। कितना 0 2 0, हमारे पास ये आ गया 103/43, ये डबल 0 को 100 लिख दो गुणे 100, ठीक है। 4300 लिखो चाहे 43 गुणे 100 लिखो, बात एक ही है। ये हम क्यों किए अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक। तो सबसे पहले 103 डिवाइडेड बाई 43, ठीक है। 103 को हम डिवाइड करेंगे 43 से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 43 दूनी 2 3 6 और 2 चौके 8, 86। यहाँ देखो 13 में से अगर 6 घटा दो तो 7 6 13 होता है, यानी कि 7 बचेगा। यहाँ देखो 9 बचा, 9 में से 8 चला गया तो 1 बचा, 17 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अभी आप इसे कितनी बार ले जा सकते हैं, तो लगभग ये चला जाएगा आपका 3 टाइम्स, हाँ 3 टाइम्स तो जाना चाहिए। तो देखता हूँ मैं 3 टाइम्स जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, ठीक है। कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर 6 में से अगर चला जाए 2 तो बचा कितना 4, ठीक। तो 2.3 अब आपको मिल गया, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं 2.3, कितना मिल गया 2.3 अपॉन में क्या है 100, ये छूट गया था ना। देखो कि जब ये 0 कटेगा तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, और जब ये 0 कटेगा दशमलव और थोड़ा बढ़ जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा 1 ही पॉइंट, लेकिन जब एक और कट जाएगा तो ये 0 यहीं पे आगे आ जाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट और 0 ये कटा था ना, तो 0 और फिर क्या 2 और 3, और मात्रक मोल प्रति लीटर, ठीक है। और मोल प्रति लीटर को
एक तरीके से हम बड़ा एम भी लिखते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम लिखो या मोल प्रति लीटर लिखो, बात एक ही है। तो हम इसको मिटा करके यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल एम। कोई दिक्कत? बोलो। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। तो इसको मिटा देते हैं, ये रफ कर देता हूँ मैं। फार्मूला भी रफ कर दिया, फार्मूला लिखा ले देते हैं नहीं। चलो कोई ना, फार्मूला फिर से लिख देंगे, वैसे आपको याद हो गया होगा। तो एक बार फिर से फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर फार्मूला था मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो इसी का है, देखो वो भी लिखा है खा वाला क्वेश्चन इसका। 30 ml, 0.5 m बड़ा सा लिखा है, H2SO4 को 500 ml टन करने पर, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इसमें क्या क्या सिस्टम मिलेगा, ठीक है। अब मैं इस ग्रीन कलर वाले को बंद कर देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे ब्लैक कलर से ताकि समझ में आए, दिखाई दे, ठीक। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक चीज़ समझाई गई है। H2SO4 को 500 ml में 30 ml और ये सब दिया है, ठीक। तो ये जो 0.5 मोल दिया है, इस सल्फ्यूरिक एसिड की मोलों की संख्या है। ये कह रहा है कि अगर, इसका मतलब ये है 1000 ml में H2SO4 के मोलों की संख्या 0.5 है, तो बताइए कि 30 ml में H2SO4 की मोलरता क्या होगी, ठीक है। और साथ में ये भी दे दिया है विलयन भी। 500 ml में हमको निकालनी है इसकी मोलरता। तो क्या करेंगे इसके लिए भाई, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो है हमें सबसे पहले इसके 30 ml में मोलों की संख्या निकालनी होगी, ठीक है। क्या निकालनी होगी? 30 ml में मोलों की संख्या, ठीक। तो लिखेंगे तो 1000 ml में मोलों के H2SO4 मोलों की संख्या 0.5 है, तो 30 ml में मोलों की संख्या। तो 30, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि अगर 1000 ml में मोलों H2SO4 के मोलों की संख्या कितनी है? 0.5 मोल पर लीटर है, ठीक। तो 30 ml में मोलों की संख्या, तो 30 ml मोलों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले 0.5 को ऊपर कर दो बटा 1000 और गुणा किससे? 30 ml में निकालना है तो 30 कर देंगे। इसको हटा देंगे, कोई डाउट नहीं है, 0 से 0 कट जाएगा। 5 तियाँ कितना होता है? 15 होता है, बटे में 1000 हो जाएगा। ई कटा तो दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये कटेगा दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये कटेगा तो 0 लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.015, ठीक है। और मोल पर लीटर, ठीक। इतना मोल हो जाएगा। मोलों की संख्या हमारे पास आ गई। इसको नहीं लिखेंगे, केवल मोल लिखेंगे। हमारे पास मोल आ गए, ठीक। मोलों की संख्या आ गई।
तो मोलों की संख्या को ऊपर लिखते हैं ना, मोलरता जब निकालते हैं तो मोलों की संख्या को ऊपर लिखते हैं, तो मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे, ठीक। और नीचे लिखते हैं विलयन का आयतन, वो भी किस में, लीटर में। यहाँ देखो विलयन का आयतन क्या दिया है, 500 ml दिया है, ठीक है। मैं कहूँगा 500 ml दिया है, उसे लीटर में कन्वर्ट करो, तो कहोगे सर इसे 1000 से भाग दे दो, क्योंकि 1 ml में 1000 होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ये 0 कटा तो पॉइंट लगा, यानी कि कितना आएगा, 0.5 आएगा। पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट वहाँ भी है, लेकिन वहाँ 3 अंकों के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक। हम फिर वही काम करेंगे, 15/5 × 100, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, तो m बराबर आ गया 3/100। 2 0 कट गए, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.03 आपका ये जो है आंसर आएगा, मात्रक मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम मोलरता और मोललता वाले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो छूट रहे हैं पीछे, क्योंकि एग्जांपल्स भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। एग्जांपल से आपको कुछ बेसिक्स भी क्लियर होते हैं। तो 2-4 पीछे के एग्जांपल छूट रहे हैं, हम आपको एग्जांपल भी बता देते हैं, ठीक है। हालांकि ये फार्मूले के बेस पर हम जो है सवाल पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जांपल भी ज़रूरी है। आगे आपका क्वेश्चन बचेगा कौन सा वाला, देखता हूँ। आगे क्वेश्चन आपका बच रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अगले वीडियो में पक्का बता देंगे इनको। फिलहाल हम कुछ एग्जांपल्स देख लें, ठीक। जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जांपल कुछ कह रहा है, इसको रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। रफ कर दें उससे पहले अब देखो, मोलरता पर बेस्ड काफ़ी सवाल हो गए, ठीक है। 2 तो ये हो गए, अभी हम एक आपको एग्जांपल करवाएंगे। और पिछली बार मोल अंश आपको बताया था, इसमें एक एग्जांपल मोल अंश वाला भी है। जैसे लिखा है एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, ठीक है। कितना उपस्थित हो, 20%। तो यहाँ पर देखो 2 चीज़ें आपको पहले एक चीज़ समझनी है कि मोल अंश का सूत्र क्या होता है। तो मोल अंश सूत्र अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोल, ठीक है, बटे कुल मोल, विलयन के कुल मोल, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। एथिलीन ग्लाइकॉल है C2H6O2, ये हमारे पास है, और ये 20% है। कितना है, 20%। अगर हम टोटल कुल विलयन को 100 ग्राम मान लें, तो उसमें C2H6O2 की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20 ग्राम हो जाएगी, और जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 80 ग्राम हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया, क्योंकि उसने बोला है 20%। कितना बोला है, 20%। तो 100 का 20% अगर निकालोगे तो 20 ग्राम आएगा। अगर 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है तो बचा हुआ जल है, ठीक। तो 80 ग्राम जल हो गया। अब आपसे पूछा है कि इसका कहाँ गया, इस ससुरे का एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश, ठीक। कितना सरल है, देखो समझो। सबसे पहले हम काई, ठीक है। अब ये काई का चिन्ह बना लिए। काई का चिन्ह मोल अंश को प्रकट करता है। इसके ये मोल अंश किसका है, जल का है कि ग्लाइकॉल का है, तो हम इसके नीचे इसका फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। तो ग्लाइकॉल का हम निकाल रहे हैं, तो C2H6O2। अब क्या करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे अवयव के मोल। अब अवयव के मोल कैसे निकाले जाते हैं, तो अवयव का भार बटे अवयव का अणु भार, ऐसे निकाले जाते हैं। तो अवयव का भार आपका कितना है, 20 ग्राम है, और अवयव का अणु भार क्या निकलेगा, तो कहोगे सर आप निकाल दीजिए ना। देखो कार्बन का कितना होगा, कार्बन C6 12, तो 12 दूना 24, 2 है ना, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस
यहाँ देखो 6 हैं और इसका एक ही होता है तो 6 एकम 6 ही आएगा। फिर देखो यहाँ पर इसका होता है 16, ठीक है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब जोड़ लो 6 4 10, तो वो तो 30 हो गया और 30 32 62 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 62 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करें कि यहाँ पर जो है हम 62 लिख लें। अब ये हो जाएगा हमारा 20, इसको काट लें, थोड़ा छोटा कर लें, हैं, ठीक है। देखो 2 दहम्मा 20 और 2 3 6 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/31 और इसके बटे जाएंगे तो होगा विलयन का विलयन का कुल मोल, ठीक है। तो कुल मोल मतलब उसमें दोनों अवयव आ जाएंगे। मतलब हमें जो है कुल मोल का मतलब है कि C2H6O2 के मोल प्लस H2O के मोल, क्योंकि विलयन में दोनों अवयव है ना, तो दोनों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 10 को डिवाइड करेंगे 31 से, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक 3 एकम 3 3 त्रिका 9 93, ठीक। 7 बच जाएगा, पॉइंट लग चुका है, 0 बढ़ा सकते हैं, 2 बार जाएगा, 62 बचा, 62 में 8 बचेगा, 62 आया, ठीक है। तो 70 में से 62 जाएगा तो 8 बचेगा। अब क्या करेंगे, पॉइंट लग चुका है, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर से 2 बार जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ मिलेगा 0.322 अपॉन, यहाँ भी वही रखेंगे 0.322 प्लस। अब आ जाते हैं H2O के मोल पर। ये क्लियर है, H2O के मोल निकाल देते हैं। तो H2O के मोल कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ से H2O के मोल, मोलरता वाला फार्मूला भी आपसे किसी काम का नहीं, ये समझ में आया कैसे निकाला, इसको मिटा देता हूँ। H2O के मोल, तो H2O के मोल निकालने के लिए आपको सबसे पहले करना होगा H2O का भार। H2O का भार दिया है 80 और बटे H2O का अणुभार जो कि होता है 18, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 2 9 18 और ये 40, 40 को भाग दो 9 से, 9 चौके 36 बचा 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 चौके 36, 9 चौके 36, कुल मिलाकर आ जाएगा 4.44। सबको जोड़ो, 0.322 अपान, ये हो जाएगा हमारे पास 0.322 और 4.44, आगे कुछ नहीं तो 0 लिख लो, 2 4 2 6 4 3 7, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 4.762। तो ये आ गया हमारे पास 0.3, पॉइंट हटा दो, ठीक है, तो बचेगा 322 अपान 4762, ठीक। अब इसे थोड़ा सा काट लें, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, ठीक। ये आ गया हमारे पास 161 अपान में आ गया बटे में 2381। अब आपको क्या करना है, 161 को जो है 2381 से भाग लगा देना, ठीक। तो जब इसको करेंगे तो ये लगभग मिलेगा आपको। अब चूँकि ये एग्ज़ाम्पल है तो हम देख लिए कि कितना लिखा है तो आपको बता देंगे, ठीक है। देखो इसमें लिखा है 0.068, लेकिन ये ज़रूरी भी है चेक करना कि ये गलत है कि सही है? मान लो हम नकल करके आपको बता दें कि 0.068 आएगा, क्योंकि ये लगाया ना, एग्ज़ाम्पल है, बट ये कंफर्म कैसे होगा कि इतना ही आएगा। तो चलो कंफर्म कर लेते हैं, किताब पे भरोसा ज़रूरी नहीं है, हमें भी तो संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक। अभी भी कम है तो एक और 0, एक और 0, ठीक। ये हो गया 16,000। अगर आप 2 का पहाड़ा पढ़ें कितने 16 आ जाए तो 2 8 16, लेकिन देखो यहाँ पर 381, यहाँ सवाई है, तो यानी कि 7 ही बार ये जाने के चांसेस हैं। अगर 7 बार भी ले जाएंगे तो 7 त्रिक का 21, 7 दूनी 14, अभी भी ये 16,000 के ज़्यादा पहुँच जाएगा। तो इसे हम 7 बार नहीं बल्कि 6 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 6 बार, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 8 48 और 6 त्रिक 18 4 22,
और 6 दूनी 12, 2 14। अब यहाँ से देखेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ से देखेंगे तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 नहीं, यहाँ से चला गया तो 0 बचा था, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखो क्या करेंगे, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 18,000 हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा बढ़ गया तो अब 8 बार जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के जो आएगा हमारे पास वो आएगा 0.068, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो काई C2H6O2 आपके पास आ गया 0.068। ठीक, ये आपके पास एग्जाम्पल का आंसर आ चुका है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है ना। अब अगर आपको जल का निकालना है तो सेम वैसे ही, जैसे अब यहाँ पर हम जल का रख देंगे, यहाँ का सेम रहेगा, जैसा है वैसा ही। ठीक, तो जैसे यहाँ से लगाएंगे, यहाँ जल का रख देना चुपचाप, और यहाँ से इसको रख देना, ऊपर 4.44 हो जाएगा, कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपने पढ़ा होगा, इससे पहले इसको मिटा देता हूँ तब बताता हूँ। ठीक है, इसको ऊपर का मिटा दूँ। एक तरीका होता है कि अगर कोई विलयन है, उसमें 2 मोल मतलब कि 2 चीज़ें हैं, एक को हम A मान लें, दूसरे को B मान लें। ठीक, तो होता है कि काई A यानी पहले का मोल अंश प्लस, थोड़ा सा नीचे, काई A यानी पहले का मोल अंश प्लस काई B यानी दूसरे का मोल अंश इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर मान रखेंगे हम। तो A का काम कौन कर रहा है, हमारा A का काम कर रहा है C2H6O2 ग्लाइकॉल, और B का काम कर रहा है जल H2O और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो इसका मान आ चुका हमारे पास 0.068 प्लस इसका हमें ज्ञात करना था, ये 1 के बराबर होता है कुल ना। तो फिर एक काम करें कि इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो फिर आ जाएगा काई H2O बराबर 1.123, तो 0 लगा लो 3। ठीक, माइनस 0.068 घटा दें तो 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 6 गए 3 बचा, 9 में से 0 गया तो 9 बचा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो 0.932 ये किसका मोल अंश आ जाएगा, ये जल का आ जाएगा। आंसर ये बिल्कुल राइट आया है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल वाला, जिसमें मोल अंश निकालना था। देखो मोल अंश, मोललता, मोलरता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल ज़्यादा आते हैं। ठीक, हालांकि एनसीईआरटी के सिलेबस में नॉर्मलता और फार्मलता नहीं है, लेकिन हम पुरानी वाली बुक से नॉर्मलता और फार्मलता भी देख करके आपको किसी दिन बता देंगे, उसके फार्मूले, फिर उससे न्यूमेरिकल। ठीक, बट ज़्यादा नहीं, आपको बस जनरली नॉलेज के लिए पढ़ लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, तो हो सकता है कि पेपर में ना आए, क्योंकि बुक से तो जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से बनता है, तो हो सकता है कि ना आए, क्योंकि सरकार ने जो सिलेबस उपलब्ध करा रखा है, जो सरकार की वेबसाइट पर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परिषद पर जो वेबसाइट पर जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी है। ठीक, तो भाई एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो लगभग उसी में से पूछा जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। और अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक समझते हैं ना, जैसे वो कुमार मित्तल की हो गई, केमिस्ट्री में डॉक्टर के एन शर्मा की हो गई, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो तो बड़ी सरल है भाई, पढ़ने में आसानी होगी, आपको याद करने में भी आसानी होगी, लेकिन उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो थोड़ा पुरानी क्वालिटी वाले हैं, नई क्वालिटी वाले भी हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर्स हो सकता है उनको ना पढ़ाएं। टीचर्स तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाते हैं, बस एग्जाम्पल तो सॉल्व नहीं करवाते। और यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं वो कुमार मित्तल वगैरह की बुक में उदाहरण के तौर पे दिए हैं, यानी कि वो एक अच्छी बुक है, वहाँ पर उदाहरण के तौर पे दिए हैं। तो अगर आप
वहाँ पर एग्ज़ाम्पल लगाते हैं तो इसमें के सवाल आपको वहाँ पेपर में मिलेंगे और किताब में वहाँ उदाहरण के तौर पे मिलेंगे। यानी कि आप उस किताब से अगर पढ़ रहे हैं तो उदाहरणों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज उसमें कि भले आप ना सॉल्व करिए, लेकिन वहाँ अगर उस किताब से आप पढ़ रहे हैं, रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, तो उसके एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्पल इसके सवाल हैं, उसके एग्ज़ाम्पल इसके एक्सरसाइज के सवाल हैं। तो भाई वो तो इस बुक की एक्सरसाइज से सवाल मतलब पेपर बनाएंगे। जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले हैं वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से पेपर बनाएंगे और आप पढ़ेंगे उस बुक की एक्सरसाइज, तो फिर आप कहेंगे हमको तो आज तक पढ़ाया ही नहीं गया है, सब आया ही नहीं है सब कहीं, तो भाई दिक्कत होगी। ठीक है।